जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय होगा सिकंदर का भारत पर आगमन। यानी कि सिकंदर कौन था, ये कैसे विश्व विजेता बना और ये भारत की ओर इसने किस तरह रुख किया और भारत से ये वापस कैसे लौटा। इस संपूर्ण घटना के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिकंदर कौन है? सिकंदर एक महान सम्राट, पूरे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के बचपन का नाम अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। कौन? ये सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक। कहाँ का शासक था दोस्तों? मैसिडोनिया का शासक। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर। और मैसिडोनिया का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? मकदूनिया। और यूनान, कहाँ का था ये? यूनान। तो सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? मकदूनिया। और इसी में क्या है? यूनान था। तो सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के पिता का नाम दोस्तों शाह फिलिप। क्या नाम था? शाह फिलिप। शाह फिलिप। शाह फिलिप सेकंड। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? शाह फिलिप सेकंड। शाह फिलिप कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था। अच्छा सर, शाह फिलिप सेकंड हो गया सिकंदर के पिता का नाम। सिकंदर की माता का नाम क्या था दोस्तों? ओलंपिया। ओलंपिया या ओलंपस, किस नाम से जानते हैं? ओलंपिया या ओलंपस। सिकंदर के पिता का नाम शाह फिलिप, सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया या ओलंपस, एक ही नाम है दोनों। इसके बाद दोस्तों, सिकंदर का जन्म कब हुआ, ये आज हम आपको बताते हैं। सिकंदर का जन्म दोस्तों, सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व। कब हुआ? 356 बीसी, विक्रम संवत। सिकंदर का जन्म 356 विक्रम संवत में हुआ। और कहां पर हुआ दोस्तों? पेला नामक स्थान पर हुआ। पेला नामक स्थान पर क्या हुआ? जन्म हुआ सिकंदर का। 356 ईसा पूर्व से 3 वर्ष पहले ही शाह फिलिप को राजगद्दी प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? शाह फिलिप को 359 विक्रम संवत में किसको राजगद्दी प्राप्त हुई है? शाह फिलिप को। कंफ्यूज मत होना, सिकंदर को नहीं, शाह फिलिप को। यानी कि सिकंदर के जन्म से 3 साल पहले ही वो अपने आप में क्या बना था? सम्राट बना था, राजा बना था शाह फिलिप। तो विक्रम संवत 359 में शाह फिलिप को राजगद्दी प्राप्त हो गई। अच्छा सर, इसको राजगद्दी प्राप्त हो गई। 3 साल बाद सिकंदर का जन्म हो गया। इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। मैसिडोनिया को धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को जीत के एक मजबूत मैसिडोनिया, स्वतंत्र मैसिडोनिया का निर्माण कर लिया। इसके बाद दोस्तों, सिकंदर 20 साल का हो गया था। कितने साल का हो गया था? 20 साल का। यानी कि शाह फिलिप की इस शाह फिलिप की मृत्यु 335 ईसा पूर्व में हो जाती है दोस्तों। कब हो जाती है? 335 विक्रम संवत में शाह फिलिप की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, मृत्यु हो गई, लेकिन इस मृत्यु के पीछे किसका हाथ है दोस्तों? इस मृत्यु का कारण, इस मृत्यु के पीछे राजनीतिक जो हैं वो आंकड़ा लगाते हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी मृत्यु के पीछे सिकंदर और उसकी मां ओलंपिया का हाथ था।
ओलंपिया शाह फिलिप की तीसरी पत्नी थी दोस्तों। कौन सी पत्नी थी? नंबर 3 की पत्नी थी। इससे पहले 2 पत्नियां और थी। शाह फिलिप की तीसरे नंबर की पत्नी कौन थी? ओलंपिया। और ओलंपिया और सिकंदर ने मिलकर दोनों ने शाह फिलिप को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय बना लिया और उस शाह फिलिप के अंगरक्षक ने ही शाह फिलिप की हत्या कर दी। 335 विक्रम संवत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है उस समय सिकंदर 20 वर्ष का रहता है मात्र। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। शाह फिलिप की मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का शासक बन जाता है सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर। सिकंदर मैसिडोनिया का दोस्तों शासक बन जाता है। छोटी सी उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में इसने शाह सिकंदर ने और इसकी मां ने मिलकर धीरे धीरे इसके अपने सौतेले भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। जो भी इनकी राजगद्दी के बीच में आया सुपड़ा साफ कर दिया, सबका मार दिया, काट दिया। क्योंकि उसके मन में एक सपना था कि पूरे विश्व को जीतना है मुझे हर हाल में। और जीतने का सिलसिला उसने वहीं से चालू कर दिया। कहां से? मैसिडोनिया से। 20 साल की उम्र में दोस्तों आपको बता देता हूं, 20 साल की उम्र में तो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी सेना का निर्माण कर लिया। छोटी सी उम्र में जब 20 वर्ष का था सिकंदर तब उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया। इनकी सेना में 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार तथा 5,000 घोड़े, 30,000 पैदल सैनिक इन्होंने अपने साम्राज्य में सेनाओं का गठन किया, तान की तरफ कर दिया। इसका इंतजार कर रहा था हिंदुस्तान का सबसे महान योद्धा पोरस, पुरु के नाम से प्रसिद्ध, जो पंजाब का राजा था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध हुआ, जिसको बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। उसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहा। किसने? सिकंदर ने। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, आपको बता देता हूं, मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने क्या बताया, सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 विक्रम संवत में। शाह फिलिप की मृत्यु, शाह फिलिप को राजगद्दी कब मिली? 359 विक्रम संवत में। शाह फिलिप की मृत्यु कब हो गई? 335 विक्रम संवत में। तो उसके बाद सेना अपनी एकत्रित की किसने? सिकंदर ने। सिकंदर का पिता का नाम क्या हो गया? शाह फिलिप। माता का नाम क्या हो गया? ओलंपिया या ओलंपस। अब इससे आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 334 से लेकर 330 तक कहां संघर्ष किया? अपने ही यूनान के आसपास जितने भी साम्राज्य थे उनमें उन्होंने अपना एक एक करके अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। मैप के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, इसके बारे में एक खासियत बताता हूँ। इसे सिकंदर का गुरु था दोस्तों अरस्तु। अरस्तु, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। जब 13 साल का था सिकंदर, कितने साल का था? 13 साल का। तो अरस्तु ने उनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र के बारे में बताया, कविताओं के बारे में पढ़ाया। 13 साल की उम्र में उन्होंने उसको एक अच्छा कूटनीतिक कुशल नेतृत्व करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने ज्ञान दिया इसको। अरस्तु के गुरु का नाम था दोस्तों प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम था दोस्तों सुकरात। ये गुरुओं का क्रम इसी प्रकार चलता रहा। ये अरस्तु, जिसको इतिहास का पितामह भी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का आका, इरास्टोस्थनीज, इसी प्रकार ये अरस्तु भी पितामह कहा जाता है इतिहास का। तो दोस्तों अरस्तु सिकंदर का गुरु, 13 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त दे दिया। लेकिन सिकंदर के मन में दूसरी घटना चल रही थी दोस्तों। सिकंदर के मन में चल रहा था कि मुझे साइरस और हरकुटिस की तरह योद्धा बनना है।
साइरस, सिकंदर ने अपना आदर्श किन्हें माना? साइरस और हरक्यूटीज को अपना आदर्श माना। साइरस वो है फारस का जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। क्योंकि भारत में तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजा जिनके एक प्रहार से पूरा धरती का कांपना चालू हो जाता है, ऐसे ऐसे योद्धा थे जो शीश लिए निज कंधों पर युद्ध लड़ा करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। और ये राजस्थान या हिंदुस्तान तो वो धरा है जहाँ शौर्य की गाथा सुनाती है, यहाँ पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। ये तो वो वीरों का देश है। कौन? सिकंदर। एक छोटे से पोरस ने उसके पैर के तले से जमीन खिसका दी। आगे बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, और ये सिकंदर अपना आदर्श किनको मानता था? साइरस और हरक्यूटीज को अपना आदर्श मानता था। इन्हीं को आदर्श मानकर उनके मन में विश्व को जीतने की ललक पैदा हुई और उनके अंदर एक रणनीति काम करने लगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इन दोनों पर ही आक्रमण कर देता हूं तो इनसे बड़ा गुरु मैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया, इन्हीं को हराने के लिए निकल गया और इनको हराने के बाद वो योद्धा बन गया, विश्व विजेता बन गया। मैप के माध्यम से समझा। भाई ऐसे ही कोई सिकंदर नहीं बनता है। अरे उसके अंदर वो देखो 20 साल की, मात्र 32 साल की उम्र में तो उसने अपने प्राण त्याग दिए और मात्र 10 साल में उसने पूरा विश्व जीत लिया भारत को छोड़कर। मात्र 12 साल की उम्र में इतिहास में पहला शासक है सिकंदर। ऐसे ही नहीं बनता कोई सिकंदर। आप एक जीत हासिल कर ले तो सोचते हो मैं राजा हूं। आपका मन आपको 5 मिनट नहीं बैठने देता शांति से और आप सोचते हो कि हम पूरे विश्व को जीत लेंगे। नहीं, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके लिए साहस, उसके लिए वीरता की आवश्यकता होती है, एक लगन की आवश्यकता होती है। हवा में ताश के पत्तों का घर नहीं होता और रोने से किसी का मुकद्दर नहीं बनता। और अरे यारो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कितनी विजय प्राप्त की इसने? 12,000 मील की दूरी तय की थी इन्होंने पूरे अपने युद्ध के काल में। 12,000 मील दूरी तय की सिकंदर ने और उसकी सेना ने, तब जाके विश्व विजेता कहलाया। ऐसे ही नहीं बनता विश्व विजेता। मैप के माध्यम से बताता हूं इसने कैसे कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों चीजों को रटना नहीं है, यहीं से समझा दूंगा पूरा। आपके ऐसा समझ में आएगा, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे कि सिकंदर ने क्या क्या किया। आप समझो दोस्तों, सिकंदर के बारे में समझो आप। ये सिकंदर यहाँ का था, ये मैसिडोनिया है। ये आप मान के चलो क्या है? मैसिडोनिया, मकदूनिया। और इस मैसिडोनिया से चलकर सिकंदर ने अपना रुख किधर किया? भारत की तरफ। भारत की तरफ अपना रुख किया। लेकिन भारत में उनका इंतजार कर रहा था एक योद्धा। इस मैसिडोनिया से सिकंदर ने अपनी विजय प्राप्त करने की ललक बनाई थी और यहीं से पहले इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था, आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद इन्होंने यहां से जब ये चला तो इन्होंने ईरान को अपने कब्जे में कर लिया, ईरान पर विजय हासिल कर ली। ईरान, मिस्र,
इराक, सीरिया, इन राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया, एशिया माइनर, एशिया माइनर, अफगान, ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर अफगान था। अफगान, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अफगान, बैक्टीरिया, अफगान, काबुल, इन राज्यों को कब्जा करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा। क्योंकि हमारा जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो पोरस और सिकंदर की लड़ाई से आते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने इसलिए आपको इतना बताया है कि इन क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और जब इन इराक को और ईरान को पूरी तरह से पारस को क्या बोलते हैं दोस्तों, पारस को जब इसने जीत लिया था, उस पारस को सीरिया, जो ईरान का जो युद्ध हुआ था, ये ईरान है, ईरान का युद्ध, उसको अरवेला का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अरवेला, अरवेला का युद्ध, ईरान का जो युद्ध हुआ उसे अरवेला के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अरवेला, ईरान का जो पारस का फारसी, आपको बता दूं, जो फारसी था डरायस, जो हिंदुस्तान में व्यापार करने के मकसद से आया था। हिंदुस्तान में किसके मकसद से आया था दोस्तों? डेरियस के नाम से भी जानते हैं उसको, डेरियस थर्ड या डरायस। हिंदुस्तान में ये व्यापार करने के माध्यम से आया था, व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन हिंदुस्तान पर इसने आक्रमण किया, लेकिन ये विफल हो गया। अब इस डरायस पर सिकंदर ने आक्रमण किया। इस डरायस की इतनी बड़ी सेना थी कि पूरे पारस का महान सम्राट था ये। इसके पास कुशल नेतृत्व, इसकी सोच, तर्क शक्ति बहुत लाजवाब थी दोस्तों। तो इस सेना को सिकंदर ने हरा दिया, और इसको हराने के बाद इसको ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया। किसको? अलेक्जेंडर को। और कहा, क्या ऐलान कही? द ग्रेट अलेक्जेंडर। किस नाम से जाना गया? द ग्रेट अलेक्जेंडर, यानी कि ईरान का महान सम्राट, ईरान का महान सम्राट के नाम से जाना गया। इस डराइस से युद्ध इसने जीत लिया सर। अब इसको चीजें आसान हो गई। अब धीरे धीरे इसकी सेना के, जो आपको पता ही है, थल सेना का सेनापति कौन था? नियारकस। और जल सेना का सेनापति तो नियारकस था दोस्तों। थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य से ये युद्ध में हार गया। तब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद इन्होंने 5 राज्य सेल्यूकस निकेटर ने दान में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दान में क्या दिया था? 400 हाथी दान में किए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। ये वही सेल्यूकस निकेटर है। तो आगे बढ़ो फिर। जब यहाँ से इन क्षेत्रों को ये जीतने के बाद, यहाँ पर दोस्तों ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। चीन से निकल रही है, मानसरोवर झील के निकट से। और सिंधु नदी, जब ये सिंधु नदी पर पहुंचता है, तो हिंदुस्तान का, जो पाकिस्तान की जो सीमा है, पहले यहाँ पर जो खैबर दर्रा है दोस्तों, उस खैबर दर्रा पर इसका सबसे पहला इसका मुकाबला जनजातियों से होता है। जैसे ही ये खैबर दर्रा पहुंचता है, सबसे पहला इसका मुकाबला किससे होता है दोस्तों? जनजाति से होता है। और उस जनजाति का नाम है दोस्तों हस्ती जनजाति। कौन सी जनजाति? हस्ती। हस्ती नामक जनजाति से इसका मुकाबला होता है, और इस जनजाति ने इसको 30 दिन तक रोके रखा।
और खैबर दर्रा कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान क्या था? हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो उस खैबर दर्रा में जैसे ही ये प्रवेश करा, उस खैबर दर्रा में इसको 30 दिन तक रोकने वाली जनजाति थी। वो कौन सी जनजाति थी? वो दोस्तों हस्ती जनजाति थी। ये हस्ती जनजाति इतनी खुकार जनजाति थी कि इसके भय से लोग उस दर्रे में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन हालांकि जीत सिकंदर की हुई थी, और जब इस हस्ती नामक जनजाति हार गया था तो वहां पर दोस्तों 40,000 लोगों को बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा। 2,30,000 बैलों को पकड़ लिया गया सिकंदर के द्वारा। सिकंदर की विजय हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों ये सिंधु नदी पर 30 दिन तक रुका, और जब ये 30 दिन तक पर यहाँ रखा तो यहाँ पर खैबर दर्रा में इसने हस्ती जनजाति का सामना किया। इससे फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ा, और ये कहाँ पर जा पहुंचा? सिंधु नदी के तट पर। इस सिंधु नदी के तट पर हिंदू कुश पर्वत को जैसे ही इसने पार कर लिया, हिंदू कुश पर्वत, अब सिंधु नदी को देखकर भाई वहां पुल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस पुल को बनाने के लिए इसको 30 दिन लग गए, और इस सिंधु नदी पर, ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी पर सिकंदर ने ओहिंद के पुल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ओहिंद के पुल का। ओहिंद के पुल का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर ने। किस नदी पर करवाया? सिंधु नदी पर। इसके बाद दोस्तों ये सिंधु नदी को पार कर गया, जनजातियों को हराता हुआ चला गया, आगे बढ़ गया। इसके बाद सिंधु नदी को पार करने के बाद अब इसकी सहायक नदियां थी दोस्तों, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास। इस प्रकार ये 5 नदियां थी, और इन 5 नदियों के संगम को पंजाब कहते हैं। ये अपना पंजाब दोस्तों, ये पंजाब राज्य था। 5 नदियों के संगम को पंजाब कहते हैं। इन्हीं 5 नदियों का झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब जैसे ही सिंधु नदी को पार करके ओहिंद के पुल से ये झेलम नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब झेलम नदी के किनारे ये विश्राम करता है। 35 दिन तक ये यहाँ पर विश्राम करता रहता है सिकंदर। कितने दिन तक? 35 दिन तक विश्राम करता है। और जब विश्राम करता है तो जब ये यहाँ पर आराम कर रहा है तो यहाँ पर जो पाकिस्तान था दोस्तों, यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था, तक्षशिला। कौन सा राज्य था? तक्षशिला। और इस तक्षशिला का राजा उस समय कौन था? आम्बी कुमार। कौन सा राजा था? आम्बी कुमार। राजा आम्बी था उस तक्षशिला पर। अब जैसे ही इस झेलम नदी पर पहुंच गया था ये, तो यहाँ पर जब इसने विश्राम किया तो इसने लगे हाथों क्या किया कि बोला विश्राम तो कर ही रहे हैं, क्यों ना इन आसपास के राज्यों को ही जीत लें। तो इन्होंने 2 राज्यों को जीत लिया, अफगान और काबुल और बैक्ट्रिया। इन राज्यों को इन्होंने क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, और 2 राज्यों का निर्माण करवा दिया, अलेक्जेंडरिया और एक अपने घोड़े के नाम पर। इसके घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बूको फैला। बूको फैला 12 साल की उम्र में इसने इस घोड़े को अपने कवादे में कर लिया। 12 साल का था तब तो ये घुड़सवार करना सीख गया। जंगल का सबसे बिगड़ा हुआ घोड़ा था ये बूको फैला, लेकिन बाद में सिकंदर का इतना अच्छा मित्र बन गया कि वो अपनी प्राण त्याग दिए इस बूको फैला ने। लेकिन सिकंदर का साथ नहीं छोड़ा जब तक अपने प्राण नहीं त्यागे। इसी के नाम पर उन्होंने राज्य की स्थापना कर दी, बूको फैला, और खुद के नाम पर अलेक्जेंड्रिया के नाम था। तो इस झेलम नदी पर जब ये पहुंच जाएगा तो जहाँ यहाँ का राजा था, जो तक्षशिला का राजा था आम्बी कुमार,
उस समय यहाँ पर का कुलपति था दोस्तों चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य, जिसका और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। 3 नामों से रणनीतिकार। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अगर कोई था तो वो चाणक्य था, वो विष्णुगुप्त था, वो कौटिल्य था। तो यहाँ पर इस समय तक्षशिला का कुलपति था ये। और यहाँ पर पौरस था, पंजाब का राज था पौरस। झेलम नदी थी यहाँ पर। इस झेलम नदी के इस पार तो था पौरस और इधर था। इस तक्षशिला के राजा ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के। जैसे ही सिकंदर ने पत्र भेजा, उसने पढ़ा, बोले इसका पता लगाओ ये कहाँ का राजा है। तो जब उसने पता लगाया आम्बी कुमार ने कि ये तो सिकंदर है और ये पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा है और उसकी सेना बहुत खूंखार है, इतने डर की वजह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि कुलपति था उसका कौन, चाणक्य ने मना भी किया था कि आप अधीनता स्वीकार मत करो, मैं इसका ऐसा इलाज कर दूंगा कि ये जिंदगी भर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन उसने चाणक्य की एक बात नहीं सुनी और जाकर उस भूखों फैला घोड़े के सामने अपनी तलवार पटक दी और अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। इसी आम्बी कुमार ने फिर पौरस के गुप्त रास्तों का पता बताया और पौरस के खिलाफ षड्यंत्र रचा सिकंदर से मिलकर। तो जब आम्बी कुमार सिकंदर से मिलकर सिकंदर का साथ देकर पौरस से युद्ध लड़ रहा था, तो एक तरफ तो था क्या, पौरस था। पौरस के साथ जब इन्होंने चिट्ठी भेजी तो पौरस ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, युद्ध में देखूंगा आपको। पौरस अपने आप में एक महान राजा था, तेजस्वी राजा था। इस पौरस की भी 30,000 पैदल सेना, 400 हाथी, 4,000 घुड़सवार। इसकी विशाल सेना को देखकर पहली बार सिकंदर ने उस युद्ध में हाथी देखे और हाथियों को देखकर वो बावला हो गया। सिकंदर बोले ये क्या बीमारी, भाई ये कौन सा जानवर है। लेकिन उसने तोड़ निकाल लिया बाद में। उस सिकंदर ने उस हाथी की आंख पर तीर मार दिया तो सभी सैनिक फिर उस हाथियों की आंख पर तीर मारना चालू कर दिया और वो उस तरह हाथी क्या है भगदड़ मचा दी। उन्होंने अपनी ही सेना को रौंद दिया और इसका साथ दिया था इस आम्बी कुमार ने। दूसरी तरफ क्या घटना हो रही थी, क्योंकि यहाँ के उस युद्ध को इस पौरस और जो सिकंदर के बीच युद्ध हुआ वो झेलम का युद्ध हुआ दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध। उसको झेलम का युद्ध कहते हैं दोस्तों, झेलम का युद्ध। यानी कि उसका दूसरा नाम था दोस्तों बितस्ता का युद्ध। उसका तीसरा नाम था दोस्तों हाइडेस्पिस का युद्ध। सिकंदर ने इसको क्या कहा, हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस का युद्ध। तो क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं भी कोई सा भी पूछ सकते हैं कि झेलम का युद्ध का दूसरा नाम क्या था, बितस्ता का युद्ध किनके बीच हुआ, सिकंदर और पौरस के बीच। अच्छा सा हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच हुआ, सिकंदर और पौरस के बीच। अच्छा ये युद्ध कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में। 326 बीसी में सिकंदर और पौरस के बीच ये युद्ध हुआ। अब सिकंदर और पौरस के बीच में जब ये युद्ध हुआ दोस्तों, तो सिकंदर उधर यहाँ पर तक्षशिला में आम्बी कुमार ने जब अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था, भारत का उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था दोस्तों मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य था बिहार में। इस मगध साम्राज्य ने अपना बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। इस प्रकार ये पूरा साम्राज्य मगध का साम्राज्य के अंतर्गत था। और उस समय मगध का शासक था घनानंद, बहुत ही दुराचारी और अत्याचारी शासक था। कौन, घनानंद। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन, घनानंद, बहुत ही दुराचार्य। इस घनानंद के पास यहाँ से ये तक्षशिला से, ये इस जगह तक्षशिला था, इस तक्षशिला से चाणक्य
इस घनानंद के पास गया यहाँ पर। और जब घनानंद उस समय अपनी प्रजा को परेशान कर रहा था और उनका सांस्कृतिक नृत्य प्रोग्राम चल रहा था, दारू में धत्त था, नशे में सोमरस का पान कर रहा था, गोपिकाएं नच रही थीं। उस समय जब उस सभा में पहुंचा चाणक्य, तो उस घनानंद ने उस चाणक्य का अपमान किया, उसकी चोटी पकड़ के उसको उस सभा से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। तब उस चंद्रगुप्त मौर्य जब उस चाणक्य ने कसम खाई थी कि कसम है मुझे मेरी जटाओं की, जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश ना कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं विष्णुगुप्त, उसके चाणक्य के पिता का नाम, माता का नाम चनकी था, चाणकी। जैन धर्म से उन्होंने ब्राह्मण धर्म अपनाया था चाणक्य ने। तो उसने कसम खा ली थी कि कसम है मुझे मेरे स्वाभिमान की, जब तक मैं इस नंद वंश का सर्वनाश न कर दूंगा तब तक मैं यहाँ पर इस राजगद्दी पर दूसरा राजा नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उस शपथ को वो लेकर वहां से चला आता है। तब उस कौटल्य का एक शिष्य था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की, घनानंद को मारकर। इस चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने चाणक्य ने बताया नहीं था, क्योंकि उनकी पहली समस्या थी सिकंदर को अपने देश से बाहर भगाना। इसलिए उन्होंने अपने अपमान के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताया। अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अपमान के बारे में बताता तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले इस मगध में घनानंद पर आक्रमण करता और चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता, आवेश में आ जाता। इसलिए उन्होंने अपना इसको नहीं बताया और सीधा उन्होंने कहा कि हमें सिकंदर को इस हिंदुस्तान से भगाना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सिकंदर की सेना में प्रवेश कर दिया और वहां पर अफवाह फैलाना चालू कर दिया। इधर इसने अधीनता स्वीकार कर लिया अंबी कुमार ने, समझ में आ रहा ना, इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर के साथ मिलकर इस पोरस के गुप्त रास्तों के बारे में भी बता दिया, इसकी पूरे राजनीति के बारे में बता दिया, इसके जितने भी द्वार हैं उन सब के बारे में बता दिया, राज्य के द्वारों के बारे में। और यहाँ पर जब पोरस का भी बहुत बड़ा रुतबा था अपने आप में। पोरस की माता का नाम दोस्तों अनसुईया था, महारानी अनसुईया। उनके पिता का नाम राजा बमनी। पोरस के पिता का नाम क्या था? राजा बमनी। पोरस की माता का क्या नाम था? रानी अनसुईया। पोरस की पत्नी का क्या नाम था? लाचा। तो अपने आप में ये बहुत वीर योद्धा था। तो जब झेलम का युद्ध, इधर झेलम के इधर पार कौन था? सिकंदर। और इधर कौन था? पोरस। सबसे पहले पोरस ने अपनी एक, जो कि झेलम नदी में जैसे ही सिकंदर उस झेलम नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था तो भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो लोगों से उन्होंने पूछा, भाई ये बाढ़ का पानी कब कम होगा? तो उन्होंने कहा कि महाराज इसको तो कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे इसको। तो पोरस ने ये समझा कि वो बाढ़ आ रही है, 5-6 महीने तक वो पार नहीं कर सकता। लेकिन जो सिकंदर का जो सेनापति था दोस्तों, निरियाकस, उस जल सेनाध्यक्ष था, उस निरियाकस को तैरना आता था। वो निरियाकस उस अंधेरी रात में, आंधी तूफान वाली रात में, जिसको पोरस को अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, वो अंधेरी रात में वो झेलम नदी को पार कर गया। उसके बाद इस निरियाकस की सेना भी उस झेलम नदी को पार कर गई दूसरी तरफ से। और उसके बाद आप सोचोगे नहीं महाराज, उनके घोड़े भी पार कर गए। बड़ा अचंभा की बात है, उनके घोड़े भी तैरकर पार कर गए। और निरियाकस तो बाढ़ की विपरीत दिशा में तैरकर पार किया था, इतना ताकतवर था। तो पूरी सेना पार कर गई। और रात को इस पोरस को पता नहीं था, पहले तो पोरस के पुत्र की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। उसके बाद जब पोरस आता है तो जो ये निरियाकस है, ये पोरस को जब
पोरस को पता नहीं चलता कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने चारों लंग से फिर उन्होंने अपने से पोरस को चारों लंग से घेर कर और उनकी सेना को मार गिराया और उसमें पोरस को घसीटते हुए बंदी बनाकर पोरस को और सिकंदर के सामने ले आए। पोरस ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। जब सिकंदर के सामने पोरस को लाए तो सिकंदर ने कहा कि भाई आपके साथ क्या सलूक किया जाए, बताओ आपके साथ क्या कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस का उत्तर सुन के सिकंदर के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि मेरे साथ वही व्यवहार करो जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, यानी कि मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए। इस बात से प्रभावित हो गया सिकंदर, गदगद हो गया। इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने उस पोरस को पूरा साम्राज्य लौटा दिया। इससे पहले जो सिकंदर है उसका युद्ध रानी कृपा से भी हो चुका था। रानी कृपा, मस्कल का युद्ध, मस्कल का किला था एक, मस्कल का किला। उस मस्कल नामक किले में रानी कृपा रहती थी और उसमें मस्कल का किला बोलते थे उसको, इसलिए उसका मस्कल का युद्ध हुआ था। सिकंदर और रानी कृपा के बीच पहली बार महिलाओं ने युद्ध में भाग लिया था दोस्तों उस समय। हालांकि उसमें विजय सिकंदर की हुई थी। उसके बाद पोरस हार जाता है दोस्तों। तो और उसके जब इस वाक्य को सुनता है सिकंदर, तो सिकंदर उसको अपना राज्य पूरा वापस कर देता है पोरस को, पूरा राज्य। फिर पोरस भी इसके साथ मिल जाता है। अब इधर चाणक्य की रणनीति चल रही थी कि आम्बी कुमार ने धोखा दे दिया। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में प्रवेश करने में सफल रहे और चंद्रगुप्त मौर्य ने भ्रम फैला दिया कि अगर, क्योंकि जब यहाँ से झेलम का युद्ध उन्होंने जीत लिया था, बेतस्ता का युद्ध 323 ईसा पूर्व में जब इन्होंने ये जीत लिया था 326 में, तो उसके बाद झेलम के बाद ये रावी नदी तक, रावी नदी, क्योंकि झेलम चिनाब है, चिनाब नदी की ओर बढ़े। झेलम और चिनाब के बीच इनकी फिर जनजातियों से युद्ध हुआ। उन्होंने उन जनजातियों को हरा दिया। चिनाब और ब्यास के बीच में सबसे खूंखार जनजाति, आप यकीन नहीं करोगे सर, इतनी खूंखार जनजाति जिसको देखकर सिकंदर की सेना पूरी तरह घबरा गई थी। क्योंकि दो कारण हो गए, उधर तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में प्रवेश करा दिया और उनको भड़काने में पूरा सहयोग कर दिया कि यहाँ पर बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे ही आप ब्यास नदी को पार करोगे तो आप मरना चालू हो जाएगा। आपकी सेना, यहाँ देवताओं का निवास रहता है उस हिंदुस्तान में, और आगे जो मगध में जो राजा है वो बड़ा दुराचारी राजा है, वो छोटे छोटे टुकड़े करके आपको, लाशों को आपको उस नदी में बहा देगा। तो उनकी सेना डर गई, सिकंदर की बुरी तरह डर गई। ये रणनीति काम कर रही थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सेना में प्रवेश करके कि जो मगध का जो राजा है वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेंक देगा नदी में। तो उनके मन में भय हो गया। तो जब यहां से सिकंदर ने जब ब्यास नदी की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया दोस्तों, तो उसकी 3 जनजातियों से सबसे खूंखार जनजाति थी दोस्तों, वो 3 जनजातियां थी। आपको यकीन नहीं होगा सर, इतनी खूंखार। सबसे पहली जनजाति थी कत्था जनजाति। इस कत्था जनजाति ने सिकंदर को इतना भयंकर इस पर आक्रमण किया, कत्था जनजाति ने, कि सिकंदर की सेना हड़बड़ा गई थी। हालांकि जीत इसमें सिकंदर की हो गई थी। कत्था जनजाति पर सिकंदर ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद इसको और 2 जनजातियां मिली दोस्तों। कत्था जनजाति के बाद क्या मिला था इसको? और 2 जनजातियां मिली थी इसको। कत्था जनजाति के बाद इसको दूसरी जनजाति थी। इस कत्था जनजाति के साथ 2 जनजातियां और थी। उनको लगा, उन 2 जनजातियों को, कि सिकंदर को हमारा पता चल गया, जबकि सिकंदर को पता नहीं था कि और भी जनजातियां हैं जो हम पर आक्रमण कर रही हैं। कत्था जनजाति के बाद दोस्तों ऑक्सी ड्रैगोई जनजाति, ऑक्सी ड्रैगोई जनजाति, ये बहुत ही खतरनाक जनजाति, खूंखार। क्योंकि 2 छोटी मोटी जनजातियों ने खैबर दर्रा में
सिकंदर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। खैबर दर्रा में प्रवेश करते ही जनजातियों ने फिर कत्था जनजाति अपने पूरे जोश और तन मन से लड़ी थी, उन्होंने भी इसको भारी नुकसान पहुंचाया। इधर पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को, आधी सेना को खत्म कर दिया था। उसके बाद ऑक्सीड्रेगोई जनजाति और एक जनजाति और थी दोस्तों, वो थी दोस्तों मल्लई जनजाति। तीसरी जनजाति कौन सी थी? मल्लई जनजाति। ये किस नदी पे? ब्यास और चिनाब नदी के बीच में जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो इन ऑक्सीड्रेगोई जनजाति और मल्लई जनजाति ने, दोनों जनजातियों ने मिलकर एक साथ अटैक कर दिया सिकंदर पर, और सिकंदर उस युद्ध में घायल हो गया दोस्तों। उसके बाद हालांकि सिकंदर ने इन जनजातियों को बड़ी बेरहमी से, वहां की औरतों को बड़ी अत्याचारी तरीका से बुराई काटा मारा और विजय हासिल कर ली थी इन जनजातियों पर, लेकिन उसमें सिकंदर घायल हो जाता है। उसके बाद सिकंदर का मन बदल जाता है, उसकी सेना में अफवाह फैल जाती है कि अगर हम ब्यास नदी से आगे बढ़े तो हम वहां पर बीमार होकर मर जाएंगे, वहां पर बहुत बड़े बड़े राजा हैं। इसलिए सिकंदर की सेना और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने और निर्याकस ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की सेना को, लेकिन सेना नहीं मारी और सेना थक भी गई थी। 12,000 मील दूर सफर तय करने के बाद सेना पूरी तरह हताश हो गई थी। और भाई दोस्तों, पहले व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, फोन नहीं था, तो उनको अपने परिवार वालों की यादें आ रही थी। अब वीडियो कॉल करने को कहाँ मिल रहा था, पहले बड़ी बेचैन हो गई थी उनकी सेना, और उनको बहुत बुरी तरह से घर की याद आ रही थी दोस्तों, घर से मिलने के लिए, और वो अफवाह फैल गई थी। उसके बाद सिकंदर वहां से लौट जाता है। एक टुकड़ी को लेकर सिकंदर लौटता है और एक टुकड़ी को लेकर सेल्यूकस निकेटर को वहीं इस अफगान और बैक्टीरिया और काबुल, इस इन क्षेत्रों का वहां पर राजा नियुक्त करके वहीं छोड़ देता है सेल्यूकस निकेटर को। और अपनी एक टुकड़ी को लेकर ये जैसे ही वापस लौट रहा था तो इन दोनों जनजातियों ने वापस लौटते समय उस पर भयंकर तरीका से आक्रमण किया था, जिसमें सिकंदर घायल हो जाता है। और सिकंदर वहां से उसके बाद बेबीलोन पहुंच जाता है। बेबीलोन कहां पर पहुंचता है दोस्तों? सिकंदर बेबीलोन में पहुंच जाता है, और बेबीलोन में जाकर सिकंदर पूरी तरह से बहुत तगड़ा बीमार हो जाता है। बेबीलोन को वो पहले ही जीत लेता है इन क्षेत्रों पर, तो वापस वो इराक में, बेबीलोन कहां पर है? इराक में आकर बेबीलोन में सिकंदर वापस आ जाता है, और उस बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है दोस्तों। जब सिकंदर बेबीलोन पहुंचता है तो सिकंदर अपने ज्योतिष को बुलाता है। वो बोलता है, भाई बताओ मेरी मृत्यु कब है? तो ज्योतिष उसको बताता है कि अरे यार, सिकंदर की तो, महाराज की तो मृत्यु होने वाली है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरे को मार देगा। तब उसने, ज्योतिष ने कहा कि महाराज, जब आपके नीचे लोहा और ऊपर सोना होगा, आप समझ लेना कि आपकी मृत्यु निश्चित है। तो सिकंदर तो खुश हो गया, बोले ना मेरे नीचे कभी सोना होगा, ना ऊपर कभी सोना होगा, ना नीचे लोहा, तो इसका मतलब मेरी मृत्यु तो नहीं होगी। लेकिन जब वो पूरी तरह से घायल हो जाता है इन दोनों जनजातियों के आक्रमण करने के बाद, तो वहां उसको बेबीलोन में उसके पास कुछ नहीं रहता, धूप बहुत तेज पड़ती है। तब वो अपने लोहे के कवच को फाड़ता है। वो लोहे के कवच को फाड़कर उसका जो ज्योतिष राजवैद है उसको जमीन में कवच को बिछा देता है, और उस कवच पर सिकंदर को लेटा देता है। और ऊपर उसके, जैसे ही वो छाते को खोलता है, उसका छाता सोने का रहता है। तब उसकी दिमाग में आता है, हाँ, कि जमीन में लोहा है और ऊपर सोना है। तब सिकंदर को लगता है कि मेरी मौत निश्चित है। कई लोग बोलते हैं कि सिकंदर को मलेरिया हो गया, कोई बोलता है उसको बुखार आ गया, कोई बोलता है उसके घावों में सड़न चालू हो गई थी, घाव सड़ गए थे। ये कई कारण माने जाते हैं सिकंदर के। लेकिन दोस्तों, सिकंदर की अंतिम जो 3 इच्छाएं थी, उन्होंने अपनी विश्व विजेता कहलाने के बाद अपनी 3 इच्छाएं रखी। जब उसने देखा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे नीचे लोहा है, ऊपर सोना है, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और अपने पास बुलाया। और सिकंदर ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले महाराज बताइए। हम
सेल्यूकस निकेटर ने कहा महाराज बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो सिकंदर ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे 3 बातों का आप हमेशा ध्यान रखना। मैं जो 3 बातें बोलता हूँ आप उनको जरूर करना मेरे मरने के बाद। कि महाराज ठीक है हम करेंगे, पहले आप उन 3 बातों को तो बताइए कि आपकी वो कौन सी बातें हैं। तो उन्होंने 3 बातें कौन सी बताई। सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी, क्या बताई थी दोस्तों, कि जब मैं मरता हूं, मतलब मेरे मरने के बाद पहली बात क्या बताया, मेरे मरने के बाद मेरी जो कफन है, मेरी जो मतलब लाश है, उसको मेरी कब्र को, मेरी जो लाश है उसको मेरे वैद्य ही उठाएंगे और कोई नहीं उठाएगा। मतलब मेरे को वो वैद्य ही कंधा देंगे, जहां मुझे दफनाया जाएगा वहां तक वैद्य ही लेकर जाएंगे। पहली उनकी बात। उन्होंने दूसरी बात बोला कि जब मेरे देह को ले जाया जाएगा तब रास्ते में पूरा सोना चांदी बिछा हुआ होना चाहिए। जहां तक मेरी कब्र है वहां तक पूरा सोना चांदी बिछा हुआ होना चाहिए रास्ते में। बोले महाराज ये भी हम कर देंगे। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, सोने रास्ते में बिछने चाहिए, सोने चांदी। दूसरी बात क्या थी, सोने चांदी रास्ते में बिछे हुए ले होने चाहिए। और तीसरी उन्होंने कहा कि जब मेरी कब्र यानी कि मेरी लाश को आप ले जाएंगे तो कब्र से मेरे हाथ दोनों बाहर होने चाहिए, दोनों हाथ मेरे बाहर निकलने चाहिए। तो उन्होंने ये 3 बातें बोली, उनकी 3 अंतिम इच्छाएं थी। तो इन इच्छाओं को जब उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि महाराज हम इन तीनों इच्छाओं को पूरी कर देंगे, लेकिन आप इनका हमें अर्थ बताइए कि इन तीनों बातों का क्या अर्थ है। तो सिकंदर ने क्या कहा कि पहली मेरी बात है कि मुझे मरने के बाद मेरे वैद्य ही मेरी चिता को लेकर जाएंगे, यानी कि मेरी वैद्य ही मेरी लाश को लेकर जाएंगे रास्ते में। इसका अर्थ है कि इन वेदों को पता होना चाहिए, इन ज्योतिषों को पता होना चाहिए, राज वेदों को, कि आप भगवान नहीं हैं। मृत्यु जिसकी आनी है उसकी मृत्यु आएगी, ये अपने आप को भगवान ना समझें। पहला उसकी बात का अर्थ था। तो उनकी दूसरी बात का क्या अर्थ था कि ठीक है महाराज हम समझ गए। दूसरी बात का अर्थ था कि रास्ते में सोना चांदी बिछा हुआ होना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में चाहे जिस सोना चांदी के लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे और आज उसी ने सोना चांदी के चक्कर में हम अपने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन इस सोने चांदी को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये उन्होंने कहा कि सोना चांदी ये सब यहीं रह गया। तीसरी बात, हाँ बोले महाराज ये भी ठीक है। तीसरी बात का उन्होंने आंसर दिया कि कब्र से मेरे दोनों हाथ बाहर हुए होने चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये उस बात का प्रतीक है कि इस दुनिया में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उन 3 जो उनकी इच्छाएं थी उनका यही अर्थ था। तो दोस्तों ये था अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको हमारा बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स। कैसी बनी? बढ़िया बनी, बढ़िया बनी। आग पार दी नहीं करी। पीछे देखेंगे जल्दी जल्दी हम जो साफ ना देखो, पीछे देखेंगे वो तो तेने तारी रिकॉर्ड ही नहीं करी। करी तो चलता रही।